I have, I think I have started with introduction lecture of FSM, right? How much we covered with it? I think we have done with the scope part. Meaning is done. Scope, we have two different parts in scope, traditional and modern. In traditional, again, we had two different types, fund based and non fund based. I hope you remember what was fund based. It was directly related to funds, and non fund based, it was indirectly related to funds. Some sort of services you have to give to the company or to the corporate customer, and then on that basis you will be receiving fees or commission. So therefore it is known as non-fund based. Now we had some modern activities discussed in the last lecture. अब इसमें ना हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स के साथ साथ डिस्कस किया. जैसे ये पॉइंट्स आपको दिख रही हैं, पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं मॉडर्न एक्टिविटीज के. तो ऐसा ना आपको शॉर्ट नोट भी आ सकता है, इलेबोरेट मॉडर्न फाइनेंशियल सर्विसेज, या फिर elaborate modern activities from the scope of financial services. ऐसा एक आपको छोटा सा शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी आ सकता है. तो आपको मतलब कैसे उसको आंसर करना पड़ेगा. सबसे पहले तो आप ये बता देना कि फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होते हैं, मतलब मीनिंग बता देंगे आप. ठीक है. उसके बाद बता देंगे स्कोप क्या होता है. ठीक है. स्कोप में दो पार्ट्स होते हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न. और इसके बाद आप बेशक मॉडर्न को एलैबोरेट कर सकते हैं. मतलब कोई भी आंसर आपको ऐसे सीधा नहीं बस जो बोला बस वैसे शुरू कर दिया, वैसे नहीं करना होता है. You have to start with little bit a meaning and then a type of introduction of that particular point on which you are heading towards. ठीक है. तो आपने पहले थोड़ा बहुत उसको आइडिया देनी पड़ेगी जो बंदा चेक कर रहा है कि अच्छा मैंने फाइनेंशियल सर्विसेज के मॉडर्न एक्टिविटीज को इलेबोरेट किया हुआ है. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. ये हम लोगों ने डिस्कस किए थे. इफ यू रिमेम्बर, हम लोगों ने लास्ट पॉइंट भी रिमेम्बर की, आई मीन सीखी थी, जिसमें क्लियरिंग सर्विसेज हैं, रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफर्स, सेफ कस्टडी, कलेक्शन ऑफ इनकम. मतलब आपके बिहाफ पे वो ये सारी चीजें करेंगे. आपने करने की कोई जरूरत नहीं है. कहीं किसी लैंड को खरीदा है तो आपको रजिस्टर्ड करवानी है, या कोई असेट खरीदी है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो ये सब वो देख लेंगे. आपने कुछ करने की जरूरत नहीं है. A financial intermediary will look after to these services. He will give you these services, and therefore they charge you fees in return of these services, which is known as non-fund based, which is known as modern activity. Of course, जो modern activities में जितने भी मैंने आपको ये चीजें बताई ना, ये सारी non-fund based हैं. ठीक है. मतलब यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ आपके लिए सेकेंड लाइन पे, मोस्ट ऑफ देम आर नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज. यहाँ पे देखो. आई होप आपको स्क्रीन विजिबल है. ओके. ठीक है. तो ये था हमारा मॉडर्न एक्टिविटीज. अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे. अब ना ये क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं टाइप्स. ठीक है. तो जब क्लासिफिकेशन आ जाए तो भी यही आंसर लिखना है, जब टाइप्स आ जाए तो भी यही लिखना है. तो अब तो ये बहुत बड़ा है, देखो अपने आप में ये आंसर बहुत बड़ा होता है. अब उसको कैसे मतलब हम लोग प्रेजेंट करेंगे, तो पहले हम लोग सीख लेते हैं कि इसमें है क्या क्या, एंड देन आई विल टेल यू ये किसके बारे में. ठीक है. मतलब इसको लिखना कैसे है. तो सबसे पहले टाइप्स में दो टाइप्स होते हैं. फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में आप जब बात करेंगे तो दो टाइप्स होते हैं, एक फंड बेस्ड, एक फी बेस्ड. फी बेस्ड को नॉन फंड बेस्ड भी बोला जाता है. ठीक है. अब आपको लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट सा है जो पीपीटी में नहीं लिखा हुआ है, ये स्लाइड में नहीं दिया हुआ है, सो यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक्स ऑल्सो.
अब फंड बेस्ड एंड फी बेस्ड क्या होता है? फंड बेस्ड मतलब जिसमें डायरेक्ट फंड इन्वॉल्व होता है, और फी बेस्ड मतलब जिसमें डायरेक्टली फंड इन्वॉल्व नहीं होता। आप बोलोगे मैम ये तो सेम हो गया इसके जैसे, ये रहा फंड बेस्ड, ये रहा नॉन फंड बेस्ड। हाँ, ये सेम ही है, बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल मतलब मैंने आपको स्कोप बताने के लिए बताया था, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल में आता है फंड एंड नॉन फंड, मॉडर्न में नहीं आता है। आई बात समझ में? अब ना आपने यहाँ पे फंड बेस्ड की मीनिंग पढ़ के 2-4 एग्जाम्पल्स पढ़ लिए थे, यहाँ पे भी नॉन फंड के बारे में भी मीनिंग पढ़ ली, और फिर उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है 2-4 एग्जाम्पल्स। लेकिन अब हम यहाँ पे थोड़ा डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल, फंड बेस्ड सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ। सबसे पहले होता है लीजिंग। लीजिंग क्या होता है? अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे ना 2 लिंक्स मैंने शेयर करी हुई है। ये है ना वो है फंड बेस्ड और फी बेस्ड की फाइनेंशियल सर्विसेज है। मैं आपको चाहिए तो अभी भी दिखा सकती हूँ, या फिर चाहिए तो हम लोग मतलब ये लिंक, या फिर ठीक है मैं ही करवा लूंगी, देखते हैं कितना कवर होता है। या फिर एक और चीज कर सकते हैं, देखो नहीं होगा बेटर हम लोग, ठीक है चलो ऐसे ही कर लेते हैं, शॉर्टकट भी हो जाएगा, आपका भी काम बच जाएगा, मतलब जो होमवर्क पार्ट होगा वो रिवीजन हो जाएगा, और फिर यहाँ पे भी कवर हो जाएगा। तो फंड बेस्ड सर्विसेज क्या होती हैं, उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसमें फंड डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। पहले तो वो है जिसकी मीनिंग में ये है कि हमारा जिसमें डायरेक्ट फंड इन्वॉल्व होता है, ये वो सर्विसेज होती हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिंग, हायर परचेज, फैक्टरिंग, इसमें से बहुत कुछ आपको पता भी है। म्यूचुअल फंड्स, बिल्स डिस्काउंटिंग, क्रेडिट फाइनेंसिंग, हाउसिंग फाइनेंस। क्रेडिट फाइनेंस मतलब सीधा किसी को लोन दे देना, जैसे आपको लोन चाहिए 20 lakhs का बैंक से, तो आपने बैंक से लोन ले लिया 20 lakhs का। आई बात समझ लो, उसको बोलते हैं क्रेडिट फाइनेंसिंग। हाउसिंग फाइनेंस मतलब घर खरीदने के लिए लोन लिया। क्रेडिट फाइनेंस किसी भी पर्पज के लिए हो सकता है, बिजनेस, घर, घर नहीं बोल सकते क्योंकि उसके लिए पर्टिकुलरली हाउसिंग फाइनेंस होता है। क्रेडिट फाइनेंस आपके बिजनेस के लिए हो सकता है, आपके आपको कोई चीज, आपको कोई असेट, आपको कोई लैंड, कोई किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है या लैंड खरीदनी है, तो उस पर्पज के लिए हो सकता है। अब आ जाइए फी बेस्ड भी। फी बेस्ड मतलब नॉन फंड बेस्ड। नॉन फंड मतलब फी, एक ही बात होती है, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट यू हैव टू नोट डाउन, ठीक है। तो फी बेस में क्या क्या होता है, इशू मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब ये इशू मैनेजमेंट क्या होता है, पोर्टफोलियो, ये हमने सीखा ऊपर एक्चुअली जब हमने मॉडर्न एक्टिविटीज की है ना, इसमें हमने कहीं ना ये सारे डेप्थ में सीख लिए कि ये फी बेस्ड क्या होते हैं। इनफैक्ट हमने फंड बेस नहीं किया है डेप्थ में। तो इशू मैनेजमेंट मतलब शेयर्स इशू करने का सारा काम, कितना एडवांस लेना है, शेयर्स फॉर फीचर कौन से करने हैं, ये सारा इशू मैनेजमेंट में देखा जाता है। आपने नहीं करना है, आपके बिहाफ पे फाइनेंशियल इंटरमीडियरी करके देता है आपको। अब वो कोई फंड तो प्रोवाइड नहीं कर रहा है आपको, कोई कैपिटल तो प्रोवाइड नहीं कर रहा है आपको, कोई लोन तो नहीं दे रहा है आपको, तो इसमें इनडायरेक्टली फंड इन्वॉल्व होता है। वो आपको सजेशन, वो आपको एडवाइस, वो आपको एक्सपर्ट, आप अपना एक्सपर्ट नॉलेज आपसे शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आपके जितने भी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स हैं, मतलब जहाँ पे आपने इन्वेस्ट करा हुआ है, आपके कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स जो लोगों ने आपके पास इन्वेस्ट किए हैं वो नहीं, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जगह जगहों पे, वो एक अलग पोर्टफोलियो बनाकर मैनेज करता है। पोर्टफोलियो क्या होता है वो भी हम सीखेंगे। कॉर्पोरेट काउंसलिंग मतलब जब बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, कॉर्पोरेट मतलब बड़ी बड़ी लार्ज स्केल पे जो कंपनीज होती हैं, रिलायंस, टाटा के जैसे, उनको काउंसलिंग देना। ये कोई छोटी सी फर्म को काउंसलिंग करने का काम नहीं, मैं बोल रही हूँ कॉर्पोरेट काउंसलिंग। कॉर्पोरेट मीन्स बड़े बड़े बिजनेसेस को काउंसलिंग देना कि आप अगर प्रॉफिट्स कमाना चाहते हो, मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हो, और वो प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, वो सारी आइडियाज उसकी काउंसलिंग करना फाइनेंशियल इंटरमीडियरी करते हैं। नेक्स्ट वी हैव मर्चेंट बैंकिंग।
वो तो आपने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है मर्चेंट बैंकिंग के बारे में, बट स्टिल हम अभी थोड़ा ज़्यादा उसका देख लेंगे मीनिंग। क्रेडिट रेटिंग, अब ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो ना आपकी कंपनी को रेटिंग्स देती हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, है ना, ए प्लस प्लस, ए प्लस, ऐसे ना आपको ग्रेड्स मिलते हैं आपकी कंपनी के, जिस बेसिस पे ना आपकी कंपनी का गुडविल आता है, गुडविल खड़ा होता है। और जिस बेसिस पे गुडविल खड़ा होता है, उसी बेसिस पे लोग आपके पास आकर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जितना अच्छा गुडविल उतनी अच्छी कंपनी, तो जितनी अच्छी कंपनी उतना लोग आपके पास ज्यादा अट्रैक्ट होंगे टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी। समझ आ रहा है सबको कि नहीं? यस, सुन भी रहे हो? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो आवाज आ रही है ना सबको? समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. ओके ठीक है। Yes, ma'am. ओके ठीक है। अब नेक्स्ट होता है स्टॉक ब्रोकिंग। मतलब स्टॉक ब्रोकिंग का तो आपको मतलब पता ही है, डिटेल में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। डेप्थ डिटेल मतलब ज्यादा से ज्यादा हम लोग मीनिंग ही पढ़ने वाले हैं, इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। डेट एंड कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग, ये मैंने आपको ऊपर भी समझाया है यहाँ पे मॉडर्न एक्टिविटीज में। देखो सबसे पहला पहला री सबसे पहला पहला नहीं है ये स्लाइड का सबसे पहला पॉइंट, रीहैबिलिटेटिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग सिक कंपनीज। जो बेचारी कंपनीज डूबने पे होती हैं, उनका कैपिटल को ऐसे रिकंस्ट्रक्ट करके देना, रीस्ट्रक्चर करके देना, जैसे वो मार्केट में फिर से खड़ी हो सके। ठीक है, इसको कहते हैं ये सेम जो ऊपर देखा ना, वो ही है आपका डेट एंड कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग, बस उसको नाम अलग से दे दिया। अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या दिया हुआ है। ये है ना आपकी सारी फंड बेस्ड है, ये जो एक्टिविटी है ना ये सारी फंड बेस्ड है, और नीचे वाला जो लिंक है ना वो फी बेस्ड है। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं। ये कोई वीडियो नहीं है, ये स्लाइड शेयर है, तो ऑन द स्पॉट मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। देखो छोटा काम हो जाएगा, फिर ऐसे मैं आपको बताऊं, फिर आपको होमवर्क दूं कि बैठ के पढ़ो उसमें से, तो ऐसे भी हो जाएगा कि फिर बहुत सारे डाउट्स भी निकल के आ सकते हैं, फिर आप भूल जाओगे डाउट्स पूछना। इट्स बेटर मैं आपको एटलीस्ट क्लियर कर दूं, फिर आप उसको बैठ के रिवाइज करते भी रहोगे तो चलेगा। ठीक है, ये ना किसी का लिखा हुआ एक स्लाइड शेयर था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आई थॉट टू शेयर विथ यू। आप जब इसको रीड करोगे ना तो आपको भी समझ आएगा कि थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में। देखो ऐसे हो जाता है ना कि कभी कभी हम लोग को थोड़ा ऐसे लगता है कि थोड़ा कहीं से सिंपल लैंग्वेज मिल गई, थोड़ा कहीं से ज़्यादा इजीली समझ में आ गया, तो ये वही चीज़ है बस। अब यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज का इंट्रोडक्शन है, जो हमारे काम का तो नहीं है, बट वे भी आपको चाहिए तो ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर लेना, क्योंकि हमने मीनिंग ऊपर अच्छे से कवर कर ली है। इनफैक्ट इसमें आधा और शॉर्ट लिखा हुआ है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू। क्लासिफिकेशन, दो क्लासिफिकेशंस होते हैं, फंड बेस्ड एंड फी बेस्ड। अब फंड बेस्ड क्या होता है? फंड बेस्ड मतलब स्पेशली वो मेथड जिसमें आप कैपिटल की स्ट्रक्चरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी को टर्म लोन्स दे रहे होते हैं दैट आर सिक्योर्ड बाय अकाउंट्स रिसीवेबल। सिक्योर्ड मतलब आपने ना उसके अगेंस्ट में कुछ गिरवी ले लिया, फ्री में लोन नहीं देते हैं आप कहीं पे भी, तो लोन की जगह पे आप क्या करते हो, उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ आप उनसे रिसीव करते हो, लेते हो। ठीक है, मॉर्गेज बेसिस पे, जैसे अगर वो पैसे डूब भी गए तो बैंक के पैसों का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो आपके असेट्स को बेचकर कुछ ना कुछ पैसा निकाल लेती है। ठीक है, फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज जिसको बोलते हैं FBFS। देखो यहाँ पे FB फंड बेस्ड, FS फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, आर द फाइनेंसिंग मेथड्स, ये वो फाइनेंसिंग मेथड्स हैं दैट इज ड्रिवन बाय द असेट्स ऑफ द कंपनीज। आपके पास असेट्स होंगी तब तो ये हो पाएगा, नहीं तो कैसे हो पाएगा, क्योंकि वो ही असेट्स आप गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं ना। आपके पास फंड कैसे आएगा, कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा, तो इट इज ड्रिवन बाय द असेट्स ऑफ द कंपनी।
असेट्स में इंक्लूड अकाउंट रिसीवेबल्स, मतलब आपके जो डेटा है जिसमें से पैसा मिलना है, जिसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल्स। वो बिल्स आपने गिरवी रख दी है, आपके पास है ना इतने सारे डेटर्स हैं जो आपको पैसा देने वाले हैं, जिनका अमाउंट इज इक्विवेलेंट टू 30 लाख रुपीज। आपने लोन लिया है 35 लैक्स का, तो 30 लैक्स के बिल्स तो आप उनको दे ही सकते हो ना, प्लस 5 लैक्स का कुछ एक छोटा मोटा, जैसे 3-4 कंप्यूटर्स रख दिए, उनको गिरवी कर दिए कि ये कंप्यूटर्स आपके नाम पे, ये पेपर्स आप रखो, या ये मैंने कार खरीदी थी ऑफिस यूज के लिए, ये आप रखो। तो 2 कारें दे दी और मैंने क्या कहते हैं बिल्स दे दिए, तो जो बिल्स का अमाउंट है, जिसके हाथ में बिल होगा वही तो बेचेगा वो बिल, मतलब डेटर उसको ही तो पैसा देगा। अब वो बिल खरीद लेता है आपसे बैंक, लोन के फॉर्म में, ठीक है, मतलब लोन दिया, बिल्स खरीद लिए। अब जब आप लोन चुकाते जाएंगे तो आपको बिल्स वापस मिलते जाएंगे। आप लोन नहीं चुकाएंगे तो बिल भी कौन लेके जाएगा, पैसा 30 लैक्स का जो डेटर्स था वो पैसा कौन लेके जाएगा, कंपनी के बैंक, बैंक। आई बात समझ में? ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट फीचर्स, ये आप खुद ही पढ़ लेना, ये हमारा इतना वो मोटो नहीं है कवर करने का। अब हमारा मेन क्या है, ये वाला पार्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहला है फाइनेंशियल सॉरी फंड बेस्ड सर्विसेज में ये कुछ टाइप्स दिए हुए हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। कुछ कुछ आपको मिलेंगे भी मेरे स्लाइड में, कुछ कुछ नहीं भी मिलेंगे, ठीक है, पर हम डिस्कस सारे कर लेंगे, कोई बात नहीं। इसमें सिर्फ 6 लिखे हुए हैं, पर मैं आपको जो मेरी स्लाइड में लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, वो भी बता दूंगी। ओके, एटलीस्ट मीनिंग समझ में आ जाएगी तो आप लिख भी पाएंगे। तो सबसे पहले होता है लीजिंग। सो व्हाट इज लीजिंग? अभी आपको ये पहले ही पता है, उस दिन भी मैंने आपको बातों बातों में बता दिया। लीजिंग मतलब एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में regarding an asset. Now, particularly, this asset belongs to me. I am a lessor. I am a lessor. Lessor is the one who owns the asset. I am owing the asset. ठीक है, ये मेरी asset है. Now, but this particular asset which I own will be rented out to somebody who can take it on the rent. Now, that person will be known as lessee. लस्सी नहीं, लस्सी, ठीक है। फिर बोलोगे मैम लस्सी बोला आपने, ठीक है, लस्सी, LESSEE। ओके, तो हमने क्या करना है यहाँ पे, दो पार्टीज को देखना है, पहला लेसर, दूसरा लेसी। सो हु इज लेसर? लेसर इज द वन हु owns the equipment and rents it out to to somebody who can actually take it on the rental basis, ठीक है। And lessee is a person who takes the asset on the rental basis, and it is a contractual agreement between these two parties for use of the particular asset on the rental basis. So this definition is known as lease. यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बना दिया जाता है दो पार्टीज के बीच में, ठीक है। क्यों बना दिया जाता है, क्यों, ये किस बारे में एग्रीमेंट होता है? फॉर द यूज ऑफ असेट इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स, मतलब आप असेट को यूज करोगे और मुझे पेमेंट कैसे देते जाएंगे, इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में, ठीक है। अब लीजिंग क्या करता है, इनेबल करता है अ फर्म टू अवेल द सर्विसेज ऑफ प्लांट और इक्विपमेंट विदाउट मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। मतलब अब मैंने आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, कोई प्लांट एंड मशीनरी नहीं दे के रखा है, अब आपको प्लांट एंड मशीनरी यूज करना है, खरीदना नहीं, यूज करना है। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैंने नहीं किया है ये, बस मेरा बिजनेस ही यही है। अगर मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरीज है, मेरा काम ही वही है, मैं रेंट पे लगा देती हूँ, तो मैं हो गई ना लेसर। आया समझ में? तो ये क्या हाँ होता है, मैम। हाँ, तो ये क्या होता है, फर्म जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरीज होती है, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो लोग रेंट पे लगाने का काम करते हैं, इन्वेस्ट करने का काम नहीं करते ये लोग, ठीक है। ये था आपका लीजिंग, ये इक्विपमेंट के लिए होता है, ठीक है। अब आते हैं पार्टीज इन्वॉल्व इन लीजिंग। अभी अभी मैंने बताया लेसर एंड लेसी, ये ना
देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इन्वॉल्व्स द डाइवोर्स ऑफ ओनरशिप। डाइवोर्स मतलब क्या होता है, कोई बताएगा व्हाट इज डाइवोर्स? डाइवोर्स ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द इकोनॉमिक यूज ऑफ इक्विपमेंट। तो यहाँ पे डाइवोर्स मतलब आपको क्या मतलब पता है डाइवोर्स का? मतलब फैलना, वाइडर टाइप डाइवर्स, बड़ा। वो डाइवर्स है, वो डाइवर्स नहीं, डाइवोर्स। जब शादी हो जाती है किसी की फिर टूट जाती है तो हम कहते हैं तलाक। डाइवोर्स करवा दो। शादी तलाक। टूट जाना, हाँ जी तलाक, बिल्कुल ये तोड़ना। डाइवोर्स है। हाँ तोड़ना, समथिंग इज समथिंग टू ब्रेक ऑफ, यस। ठीक है, समथिंग टू ब्रेक ऑफ। तो यहाँ पे डाइवोर्स की मीनिंग क्या है कि जो मेरे हाथ में इसकी ओनरशिप थी ना, उसको मैं तोड़कर आपके पास उसको लेके आ रही हूँ। ट्रांसफर करना। हाँ देखो, एंटाइटलमेंट तो ट्रांसफर नहीं होगी ना यहाँ पे। देखो वो तो है तो मेरी एसेट। आप तो ये नहीं कह पाओगे मैं यूज कर रही हूँ तो मैं नहीं खरीद ली, इसको खरीदा तो नहीं है आपने। ओनरशिप देखो ट्रांसफर नहीं होगी, ट्रांसफर नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि एंटाइटलमेंट जो होता है मतलब मेरा नाम जो लगा हुआ है उस पे, उसको एंटाइटलमेंट बोलते हैं। अब जो एंटाइटलमेंट है वो तो नहीं चेंज हो रही है, ओनर तो अभी भी आप हो। मैंने तो आपसे रेंटल बेसिस पे खरीदा ना इक्विपमेंट, ओनर तो अभी भी आप है ना, ठीक है, पर उसको यूज मैं कर रही हूँ। तो वही तो लिखा हुआ है, डाइवोर्स ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द इकोनॉमिक यूज ऑफ द असेट। उसको मैं इकोनॉमिकली आपको यूज करने के लिए दे रही हूँ। आई मीन आप मुझे यूज करने के लिए दे रहे हो। इकोनॉमिक यूज क्या होता है, मतलब फ्री में यूज नहीं करने दे रहे हो, आप यूज करने मुझे दोगे, पर इन अगेंस्ट आप मुझसे क्या चार्ज करोगे, रेंट। तो हो गया ना ये, इसमें मनी इन्वॉल्व हो गई ना डायरेक्ट। आप, मैंने आपको इक्विपमेंट दिया, आपने मुझे मनी दिया, रेंट दिया, तो इकोनॉमिक यूज हो गया ना इसका। आई बात समझ में, जिसमें इकोनॉमी इन्वॉल्व है, जिसमें मनी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो दो पार्टीज होती है, एक लेसर इज द ओनर ऑफ द असेट दैट इज बीइंग लीज्ड। जो असेट मैंने लीज पे रखी है ना, वो असेट मेरी है। तो मेरी है तो मुझे क्या बोला जाएगा फाइनेंस के टर्म्स में, लेसर, ठीक है। और लेसी कौन होता है, लेसी इज द रिसीवर ऑफ द सर्विसेज, ठीक है, जो रेंट भरने के लिए रेडी होते हैं और इक्विपमेंट खरीदने के लिए रेडी होते हैं। फीचर्स इतना ज्यादा देखो पढ़ लेना, क्योंकि अगर लीजिंग पे कोई शॉर्ट नोट आ गया तो फिर आपको फीचर्स तो लिखने पड़ेंगे, तो फीचर्स पढ़ लेना। वो मैं नहीं कराऊंगी, मैंने, मेरा काम है आइडिया देना कि लीजिंग होता क्या है। अब पूरी पिक्चर आपके आगे आ गई, अब आप देखो इसके फीचर्स, हम इसको ना पढ़े, समझो आपके पास स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा, खुद ही दिमाग चलाओ ना, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। देयर आर टू पार्टीज, इस पे एक पॉइंट बन गई, टू पार्टीज इन्वॉल्व। दूसरा पॉइंट बन सकता है फीचर्स का कि पीरियोडिक पेमेंट्स, मतलब अ बेनिफिट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, मतलब कंपनी को इंस्टॉलमेंट पे रेंट पे करने का बेनिफिट मिल जाता है। अगर मैं खरीदने जाती प्लांट एंड मशीनरी तो सीधा सीधा 40 लाख मुझे पे करना पड़ता, लेकिन अगर मैंने रेंट पे खरीदी तो यही 40 लाख मैंने 5 साल के लिए खरीदा रेंट पे। तो 5 साल के लिए अब आपको धीरे 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 पे करना, समझ आया आपको, ठीक है। ड्रॉवर और ड्रॉवी नहीं बोल सकते हैं इसको शिवानी, लेकिन देखो ड्रॉवर और ड्रॉवी तब बोलते हैं जब बिल्स इन्वॉल्व होते हैं, बिल्स। यहाँ पे तो कोई बिल इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, ड्रॉवर का नाम एंड ड्रॉवी का नाम। नहीं नहीं, एक्चुअली कैसे वो एग्जाम्पल सेम ही ले सकते ना, ड्रॉवर इनर हाँ ओनर हो सकता है और ड्रॉई जिसको हम देते हैं वो वेरी गुड, एग्जाम्पल में हाँ वेरी गुड, लाइक ड्रॉवर एंड ड्रॉवी बराबर, वेरी गुड, मैंने लाइक वर्ड पढ़ाई है, चलो ठीक है ना। तो मतलब इन शॉर्ट हम फीचर्स खुद बना सकते हैं। एक और फीचर बना सकते हैं जो यहाँ शायद नहीं भी लिखा हुआ रहेगा, मैंने पढ़ा नहीं है, देखो अब मैं सीधा लेके आई हूँ और आपको बता रही हूँ कि अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अब जो मैंने इंस्टॉलमेंट वाली पॉइंट बताई ना, फोर्थ वाली पॉइंट पढ़ो, फोर्थ वाली, ये देखो मैंने कर्सर रखा हुआ है, मैं मंथली इंस्टॉलमेंट्स कैन बी इक्वेटेड, हम लोग रेंटल लीज को मंथली इंस्टॉलमेंट में भी डाल सकते हैं। तो इंस्टॉलमेंट वाली पॉइंट आ गई जो मैंने कही थी, ठीक है। और ये भी लिख सकते हो आप बेनिफिट फीचर्स में कि जो लेसर होता है उसकी इकोनॉमिक यूज हो रही है असेट, इकोनॉमिकली यूज हो रही है उसकी असेट का,
ठीक है, मतलब उसकी एसेट को ऐसे ही नहीं उठा के डंप करके रख दिया है फैक्ट्री के अंदर, उसका इकोनॉमिक यूज हो रहा है, मतलब उस पर प्रोडक्शन हो रही है, फिर प्रोडक्शन हो रही है तो कुछ को बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है, लोग खरीद रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, मतलब इकोनॉमी में गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यूज बढ़ रहा है ना। तो अल्टीमेटली वो मशीन का यूज हो रहा है ना। अगर यही पे मैं मशीन अगर दबा के रख लेती, छुपा के रख लेती, फैक्ट्री में रख लेती बंद करके, तो फिर जिसको नीड है मशीन की, जो खरीद नहीं सकता है, तो फिर वो प्रोडक्शन नहीं करता तो मार्केट में तो गुड्स ही नहीं होते अवेलेबल, मार्केट में तो गुड्स नहीं होते अवेलेबल, तो हम यूज करते कैसे प्रोडक्ट्स को, जो यूज में आने वाली चीजें हैं डेली लाइफ में, वो हमारे पास कम हो जाती। ठीक है, तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सारी चीजों पे इफेक्ट हो जाता है, नेशनल इनकम पे इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो बेचारा बेचेगा नहीं तो खाएगा कैसे, कमाएगा कैसे, है ना। तो ये सारी पॉइंट्स आप फीचर्स में अच्छे से लिख सकते हैं। फिर पहले वाला स्लाइड ओपन हो गया, फीचर्स हो गए, एडवांटेजेस। अब लेसर एडवांटेजेस क्या होते हैं लेसर के, हम ये करके ना वाइंड अप करेंगे। ओके, फिर आप अच्छे से टाइम ले लो, अपना सेलिब्रेट करो। बस ये स्लाइड मैंने पूरी करनी है, फिर लीजिंग हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, चलो। एडवांटेजेस क्या है लेसर को, लेसर विल गेट फुल सिक्योरिटी। गिव मी 1 second। Yeah, am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. okay. Now lesser. So it, to the lesser there are few advantages. First we will discuss about lesser and then we will shift on to the lessee. Very few points and very simple ones. पहला, फुल सिक्योरिटी, मतलब लेसर को पक्का है कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं, बिकॉज देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, there is a written agreement between the two parties, therefore he is fully secured that I have invested my plant and machinery into a proper arena। ठीक है, मतलब मेरा नुकसान नहीं होगा कुछ भी, मेरा कोई पैसा डूबेगा नहीं। टैक्स बेनिफिट, हाँ डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, क्योंकि पेपर डॉक्यूमेंट हो गया ना अग्रीमेंट में। टैक्स बेनिफिट, इसके ना टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको जो ये अमाउंट ऑफ मनी मिलता है वो आपका उसमें से टैक्स डिडक्ट हो सकता है, सॉरी टैक्स की बचत हो सकती है, आपको इसमें टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप अल्टीमेटली ये जो असेट यूज कर रहे हैं रेंटल बेसिस पर देकर किसी को, तो उसका इकोनॉमिकली बेनिफिट भी तो हो रहा है कंट्री को। अगर आप लार्ज स्केल पे देखोगे तो सबको बेनिफिट हो रहा है, एक फर्म को, क्योंकि फर्म को मशीन मिल गई रेंट के लिए, मंथली इंस्टॉलमेंट भर सकता है वो इजीली, प्रोडक्शन कर सकता है। अब आप कंज्यूमर्स को देखेंगे जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कंज्यूमर्स गुड्स ज्यादा खरीदेंगे ना, तो कंज्यूमर्स के लिए भी बेनिफिट हो जाएगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, गुड्स का यूसेज बढ़ेगा, कैपिटल रोटेशन होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं टैक्स बेनिफिट्स। तो हाई प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स व्हाट, ही विल गेट, ज्यादा प्रॉफिट होते हाँ हैं। हाँ, क्योंकि ही इज फेचिंग आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट, he is fetching good amount of profits by using that asset, by giving that asset in the form of rental basis। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, हम इसको इक्विटी के फॉर्म में भी ट्रेड कर सकते हैं, मतलब असेट के नाम पे हमने शेयर्स निकाल दिए और शेयर्स इशू कर दिए, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल मीन्स इसकी ना कभी ग्रोथ कम नहीं होगी, पोटेंशियल है इसको, इतना इतना पावर है इसको कि इसकी ग्रोथ है ना हमेशा बढ़ती जाएगी। तो ये लेसर को बेनिफिट्स है, क्योंकि जितनी आप इक्विपमेंट्स खरीदोगे, जितनी आप रेंट पे लगाना चाहते हो लगाओ, ये ऐसा नहीं है कि कभी कम होगा, न्यू इक्विपमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं इसमें। नाउ लेसी, अब लेसी को क्या बेनिफिट्स है, फाइनेंसिंग ऑफ कैपिटल गुड्स, मतलब आपके पास जो बड़े बड़े कैपिटल गुड्स थे लॉन्ग टर्म, उसकी आपको फाइनेंसिंग मिल गई, उसको आपको इंस्टॉलमेंट्स मिल गई, लेस कॉस्टली,
क्यों? क्योंकि आपने जो 40 लाख एक साथ भरना था वो आप अभी मंथली मंथली तोड़ तोड़ के भर पाएंगे, सो इट इज लेस कॉस्टली। टैक्स बेनिफिट्स, आपको भी टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी इन स्ट्रक्चरिंग ऑफ रेंटल्स, आपको है ना रेंटल के रेंट पे करने का एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपके हिसाब से, फ्लेक्सिबल। आपको हर महीने भरना है, ठीक है हर महीने भरिए। आपको हर 2 महीने भरना है, हर 2 महीने भर सकते हैं। सिंपलिसिटी, बहुत सिंपल है। एग्रीमेंट बना लिया 2 पार्टीज का, एक ने भरना है, एक ने पे करना है, एक ने रिसीव करना है। इट्स वेरी सिंपल। ओके, तो ये था आपका लीजिंग। अभी जो हायर परचेज से आगे है वो हम आगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो नाउ यू ऑल एंजॉय योर रक्षाबंधन ओकेजन। हम लोग फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? Shall I end the lecture now? Yes. Shall I end? Yes, ma'am. Okay. Take care, everybody. Enjoy your occasion.